किसान भाइयों, हम जानते हैं कि हमारे उपयोग हेतु जल की मात्रा सीमित है और उसमें से भी कई क्षेत्रों में जल काफी प्रदूषित है, जिसका सिंचाई या अन्य कार्यों में प्रयोग करने पर हानि हो सकता है। इसलिए जल की जांच करवाना बेहद जरूरी हो जाता है। तो सिंचाई जल की जांच कहां से कराएं और इसके क्या फायदे हैं? आप लोग सब्जी का उत्पादन करते हैं, अनाज का उत्पादन करते हैं, दलहन, तिलहन, धान, सारी चीज़ों का। आजकल एक सामान्य बात हो गई है, बाजार में लोगों को डर लगता है कि हमारी सब्जी में जो तत्व होना चाहिए वो ना होकर और कहीं अन्य दूसरे तत्व तो उसमें प्रवेश नहीं कर गए, जिसमें मुख्य रूप से पानी शामिल है। कहीं हम बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित पानी का उपयोग कर अपनी खेती में सब्जी और फसलों का उत्पादन तो नहीं कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि कहीं ये पानी प्रदूषित हो जाता है, जिसमें लेड की मात्रा आ जाती है, बहुत जगह आर्सेनिक की मात्रा बढ़ती जा रही है। इससे मालूम पड़ेगा कि हमारा पानी प्रदूषित है या उस फसल के लिए अच्छा है कि नहीं है। आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। किसान भाइयों, सिंचाई जल के स्रोत भी अलग अलग होते हैं, इसलिए सिंचाई जल का नमूना लेने की विधि भी अलग होती है। अगर जल का नमूना सही तरीके से नहीं लिया गया तो जल शुद्धता जांच के नतीजे गलत हो सकते हैं। इसलिए जल का नमूना लेते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए, आइए जानते हैं। अब रहा सवाल कि उसकी जांच कराने के लिए उसका नमूना लेना है। हम देखते हैं कि हम लोग मिनरल पानी बाजार से लेते हैं, वह बोतल में एक बार जरूर देख लीजिएगा ISI या ISO उसमें डला है। अगर ISI या ISO कोड है उस बोतल में, वह बोतल का प्लास्टिक अच्छा होता है। लेकिन ध्यान रहे कि उस बोतल में पानी पी लेने के या उस पानी को खर्च कर लेने के बाद साफ सुथरी बोतल को, अगर तालाब बहुत गहरा है 1 मीटर की गहराई से, आप और 6 फीट नीचे की गहराई से, अगर बिल्कुल नीचे जा सकते वहाँ की गहराई से, और ऊपर का 4-5 तरह का एक बढ़िया सैंपल लेते चले जाएं और एक जगह उस सैंपल को एकत्रित कर लें एक साफ सुथरी अच्छी किस्म की उसी प्रकार की बाल्टी में, और बाल्टी में डालने के बाद आप बोतल में उस पानी को भर लें तो आपका एक मिक्स आपको सैंपल तैयार हो जाएगा। आपको उसमें स्थान दर्ज करना होगा, आपको उसमें तारीख दर्ज करना होगा। पानी जब स्थिर बिल्कुल रहे 2 घंटा तक, तब उसका सैंपल लेना होगा। सैंपल लेने का दिनांक आप जरूर तय करके उसमें लिख के भेजेंगे। किसान भाइयों, जिस तरह से आप मिट्टी की जांच मिट्टी परीक्षण लैब में करते हैं, ठीक वैसे ही जल नमूना लेकर आप इसकी जांच करा सकते हैं। नमूना लेने के उपरांत बोतल पर किसान को अपने खेत से जुड़ी सारी जानकारियां पत्रक पर लिखनी चाहिए, जैसे किसान का नाम, स्रोत, नमूना लेने की तिथि, खेत का खसरा नंबर इत्यादि। जल की जांच आप नजदीकी कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र, मिट्टी परीक्षणशाला या निजी संस्थानों में भी करा सकते हैं। आसपास की भौगोलिक स्थिति से भी परिचय कराना होगा कि वहाँ खदान है कि किस प्रकार की खदानें हैं, तब जाके वह सैंपल की जांच अच्छे से होगी। तब आप इसको अपने नज़दीक के जिला कृषि पदाधिकारी से मिलें, जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी से मिलें या पेयजल स्वच्छता विभाग के पदाधिकारी से मिलें। उसके अलावा हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र भी उपलब्ध है। हर जिले में मिट्टी जांच प्रयोगशालाएं भी हैं। अगर वहाँ जल की क्वालिटी भी टेस्ट कर दें, अगर उनके पास संसाधन मौजूद होंगे, वो भी टेस्ट कर देंगे। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में अगर ज़्यादा आपको ऐसा लगता है कि हमारा पानी बहुत महकता है और बहुत ज़्यादा इसमें शिकायतों का डर रहता है कि शिकायत आ रही है इस पानी में,
तो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में भी आप जाके इस पे अपनी बात रख सकते हैं। वे अवश्य कुछ न कुछ आपको मदद करेंगे ताकि आपका पानी अच्छा हो जाए। किसान भाइयों, यदि कुछ करने का जुनून हो तो अपनी मेहनत और थोड़ी सी जागरूकता के साथ खेती करें तो लाभ जरूर मिलेगा, जिसमें इस समय सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए न केवल कोरोना के कहर से बच सकते हैं बल्कि फसलों से अधिक उत्पादन भी ले सकते हैं। कुछ ऐसा ही कर रहे हैं हरियाणा के करनाल जिले के गांव रायसन निवासी रविंद्र कुमार, जो कई वर्षों से नेट हाउस में खीरे की सफल खेती करके अच्छी आय कमा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं उन्हीं से और जानते हैं उनकी सफलता का राज। ने जो खीरा लगाया है ये 4000 स्क्वायर मीटर में लगा हुआ है 1 एकड़ में, और इसमें जो 1 एकड़ में लगा हुआ है 9000 के आसपास में पौधे लगे हैं। पौधे से पौधे की दूरी 40 सेंटीमीटर है और बेड से बेड की दूरी 90 सेंटीमीटर है। परंपरागत खेती को छोड़कर आज कई किसान नवीन कृषि तकनीकों को अपनाकर अपनी खेती में मुनाफा कमा रहे हैं, लेकिन कोरोना के चलते अब किसान भाई भी कुछ चिंतित जरूर हैं। लेकिन इस महामारी में किसान भाई भी देश के साथ हैं। कृषि के इन आधुनिक तकनीकों में एक तकनीक है नेट हाउस। और जो अभी मार्केट के अंदर जो खीरा जा रहा है, जैसे कि पहले रेट अच्छा मिल जाता था और इस पे किसानों पे भी इसका काफ़ी असर पड़ा है। लेकिन जो हम ओपन में खेती करते थे, हम अपनी खेती होती थी गेहूं जीरी की, उससे देखे तो उससे कहीं ज़्यादा मुनाफेबंद है। हमारा जो ये खर्चा है इस पे 25 लाख रुपए का अपना टोटल खर्चा है। बागवानी विभाग ने इसके ऊपर 65% सब्सिडी दी हुई है और फसल के ऊपर इसके ऊपर उसने 50% सब्सिडी दी हुई है। हम इसके अंदर जो खाद है वो सारा टोटल ड्रिप इरिगेशन के अंदर आता है। वेंचरी के अंदर जितनी पौधे की रिक्वायरमेंट होती है उसी के तहत इसमें अपना खाद दिया जाता है। और जो है इसमें 19 जितने भी पोटास, मैग्नीशियम, जितने भी तत्व है पौधे की आवश्यकता अनुसार इसको दिया जाता है, जिसमें घुलनशील उर्वरक 19-19-19 3 किलोग्राम, 12-61-0 3 किलोग्राम, 13-0-45 2 किलोग्राम, कैल्शियम नाइट्रेट 4 किलोग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट 3 किलोग्राम, 0-0-5-0 3 किलोग्राम आदि को ड्रिप के माध्यम से सप्ताह में एक बार देते हैं। जैसे कि आप देखते हो कि अगर हम खुले में खेती करते हैं गेहूं जीरी की, उसमें खाद वगैरह ज़्यादा मात्रा में लगते हैं, लेकिन उसमें इतनी मात्रा में खाद नहीं लगता। वो पौधों को रेगुलर उसी के पास में उसकी क्वांटिटी के अनुसार दिया जाता है। हमने यहाँ पर प्रॉपर जैसा कि स्वास्थ्य के लिए बताया गया है, उनके हाथों को सैनिटाइज कराया जाता है। सबसे पहले जब में आते हैं, अपने मजदूर लोग आते हैं यहाँ पर लेबर के, तो उनके हाथों को सैनिटाइज किया जाता है और उनको प्रॉपर मास्क दिए हुए है। और अभी हम सोच रहे हैं कि भाई जैसा डॉक्टर लोगों से या कृषि विभाग से अनुमति लेकर उनका हेल्थ चेकअप भी किया जाए। और अगर कभी में घर से भी जाते हैं, हम भी जाते हैं, अगर घर पे से हम खेतों में से घर जाते हैं तो प्रॉपर क्या होता है, अपने जूतों को बाहर निकालना और कपड़ों को बाहर निकाल के फिर गर्म पानी में नहाना और हाथों को साबुन वगैरह से या सैनिटाइज वो करना प्रॉपर। उसको जो भारत सरकार ने भी एक स्वास्थ्य के लिए कराया हुआ है उसके। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि हम एक दूसरे से डिस्टेंस बनाए हुए हैं 1 मीटर का। अगर हमें इस महामारी से बचना है तो मैं सभी किसान भाइयों से कहूँगा कि आप डिस्टेंस बना के रखिए, दूरी बना के रखिए, तभी हम इस कोरोना वायरस के ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं। खीरे की तुड़ाई आपस में एक तय दूरी बनाकर करते हैं। अभी तक 100 क्विंटल उत्पादन मिला है। औसतन मूल्य 10 रुपए प्रति किलोग्राम मिला है, जिससे उन्हें 1 लाख रुपए की कुल आमदनी हुई, जबकि इसकी उत्पादन पर उनका कुल खर्च करीब 35,000 रुपए आया। इस लिहाज से उन्हें 65,000 रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ है। देश और प्रदेश के कृषि जगत में किसानों के लिए क्या क्या नया रहा, आइए जानते हैं। देश भर में खरीफ 2020 सीजन के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों का नामांकन हो रहा है। भारत सरकार ने उन सभी किसानों के लिए नामांकन निःशुल्क कर दिया है जिन्हें केवल प्रीमियम राशि का भुगतान करने की आवश्यकता है। किसान खरीफ 2020 सीजन के लिए खाद्य फसलों जैसे अनाज और तिलहन का महज 2% की बीमित राशि पर और वाणिज्यिक और बागवानी फसलों का न्यूनतम 5% की बीमित राशि पर किसान बीमा करा सकते हैं। बाकी की प्रीमियम राशि पर केंद्र सरकार और राज्यों द्वारा सब्सिडी दी जाएगी। किसान भाइयों, खरीफ 2020 मौसम में फसल बीमा कराने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2020 है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फसल की बुआई से लेकर कटाई के बाद तक की पूरे फसल चक्र से जुड़ी गतिविधियों के दौरान फसल के नुकसान के खिलाफ सुरक्षा सुनिश्चित करती है। इस योजना के तहत सूखा, बाढ़, भूस्खलन, बेमौसम बारिश, प्राकृतिक आग और खड़ी फसल के लिए चक्रवात के साथ साथ ओलावृष्टि से बचाव के लिए व्यापक जोखिम कवर की व्यवस्था है। जो भी किसान नामांकन करना चाहता है उसे अपने नजदीकी बैंक, प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी, कॉमन सर्विस सेंटर और कृषि विभाग के कार्यालय, बीमा कंपनी के प्रतिनिधि या सीधे राष्ट्रीय फसल योजना NCIP के पोर्टल www.pmfby.gov.in और फसल बीमा ऐप के माध्यम से ऑनलाइन संपर्क कर सकते हैं। अपना नामांकन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए किसानों को आधार संख्या, बैंक पासबुक, भूमि रिकॉर्ड, किराएदारी समझौते और स्वघोषणा प्रमाण पत्र ले जाना होगा। इस सीजन में योजना के तहत नामांकित सभी किसानों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबरों पर नियमित SMS के द्वारा उनके आवेदन की स्थिति के बारे में सूचित किया। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है। गांव खिजरोली, जिला जयपुर के महेश कुमार ने, आपके पास बारानी खेती है, उसमें ग्वार की खेती करना चाहते हैं। आप ग्वार की उन्नत किस्में और बुआई के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, अपनी खरीफ सीजन के अंदर ग्वार बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है, तो आज इसके ऊपर अपने चर्चा करेंगे। तो किसान भाइयों, जैसे खरीफ सीजन के अंदर अपने को पहले बुआई करने से पहले 3 या 4 जुताई लगाकर खेत को अच्छी तरह तैयार कर लेना चाहिए और उसमें देसी खाद 10 टन के आसपास प्रति हेक्टेयर डाल करके बुआई के 20 से 25 दिन पहले खेत को तैयार रखें। अच्छे उत्पादन के लिए मृदा परीक्षण के आधार पर किसान बुआई के समय सही विधि व मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करें, जिससे फसल को उचित पोषक तत्व मिल सके और उत्पादकता में वृद्धि हो सके। रासायनिक उर्वरक यूरिया एवं सिंगल सुपर फॉस्फेट की पूरी मात्रा क्षेत्र की सिफारिश के अनुसार या मिट्टी जांच सिफारिश अनुसार बुआई से पूर्व खेत में ऊर कर देवे। और इसके लिए जो अपने को इसकी ग्वार की जो उन्नत किस्में हैं उनका बीज डालना चाहिए ताकि अपने को अच्छा उत्पादन प्राप्त हो। इसके लिए किसान भाई ग्वार की जो RGC 936 है, RGC 1002 है, RGC 1003 है, RGC 1017 है, RGC 1033 है, RGC 1038, RGC 1055 इन वेराइटियों का किसान भाई ला करके अच्छा बीज उत्पादन कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन मिल सकता है, क्योंकि इनमें अच्छी बढ़वार भी होती है और साथ ही साथ इनमें फुटान भी अच्छी होती है। इसमें क्या जो बीज की मात्रा है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें अपने को जो बीज की मात्रा सही डालनी, तो इसके लिए किसान भाई प्रति हेक्टेयर 15 से 20 किलोग्राम बीज की मात्रा डाल सकते हैं, इससे अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अंगमारी रोग की रोकथाम हेतु बुआई से पूर्व प्रति किलोग्राम बीज को 2 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 10 लीटर पानी की दर से घोलकर 3 घंटे बीज भिगोकर उपचारित करें। जल गलन रोग नियंत्रण हेतु 2 ग्राम कार्बेंडाइजीम द्वारा प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीजोपचार करें। ग्वार की फसल में जड़ों में शीघ्र गांठें बनने एवं पौधों को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व प्राप्त हों, इसके लिए राइजोबियम एवं TSB कल्चर से उपचारित करें। 1 लीटर पानी में 250 ग्राम गुड़, 5 से 10 ग्राम गोंद घोलकर 3-3 पैकेट कल्चर यानी 250 ग्राम का कल्चर का पैकेट डालकर घोल तैयार करें। इस घोल को बीज के ऊपर छिड़काते हुए एक सार परत बना दें। इसके उपरांत बीजों को छाया में सुखाकर तुरंत बुआई के लिए प्रयोग में लावें। इसमें जो दलहनी फसल होने के कारण राइजोबियम कल्चर के द्वारा इसका बीज उपचारित करके बीजेंगे तो उससे भी अच्छा लाभ मिलेगा। देरी से वर्षा होने पर अगस्त के प्रथम सप्ताह तक बुआई की जा सकती है। कतार से कतार की दूरी 1 फीट तथा पौधों की दूरी 4 इंच रखें। जिन किसान भाइयों के पास ज़मीन ज़्यादा है या जो घास बहुत ज़्यादा है, खरपतवार बहुत ज़्यादा है, तो उनके प्रबंधन के लिए भी किसान भाई ग्वार के अंदर जो इमिजात हाइपर है 10% SL की आती है, वो 40 से 50 ग्राम प्रति हेक्टेयर डाल करके उनका प्रबंधन कर सकते हैं।
किसान भाइयों निराई गुड़ाई जरूर करना चाहिए। आजकल हम देख रहे हैं कि किसान भाई सीधा बाजार से साग खरपतवारनाशी लाके वो दवाई डाल देते हैं, लेकिन उसका निराई गुड़ाई नहीं करते। निराई गुड़ाई का भी फसल में बहुत ज़्यादा महत्व होता है, इसलिए निराई गुड़ाई करना भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसकी निराई गुड़ाई जरूर करें। तो इस प्रकार से ये जो शुरुआती शस्य क्रियाएं हैं इनको अपनाकर किसान भाई अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। धन्यवाद। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।